तो पिछली क्लास में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की बात की थी। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, और फिर उसके उस पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। लिमिट्स की एग्जिस्टेंस आपको तभी चेक करनी है जब जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हो, अगर लगता है आपको कि वहाँ पे लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट डिफरेंट हो सकते हैं, लेफ़्ट वाला अलग आ सकता है, राइट वाला अलग आ सकता है। अगर आप श्योर हैं कि लेफ़्ट और राइट एक ही आएगा, दोनों तरफ से फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा ही है, तो फिर एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हम स्ट्रेट अवे लिमिट चेक करते हैं ना। हमें डाउट कब होता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का रूल चेंज हो रहा है, लेफ्ट में कोई और रूल काम कर रहा है, राइट में कोई और रूल काम कर रहा है, तो आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे। या आपको लगता है कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, तो आप एग्जिस्टेंस चेक करते हो। अदरवाइज हम डायरेक्टली लिमिट्स के लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लिमिट्स कैसे चेक करते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स। यानी हम आज बात करने वाले हैं कि डायरेक्टली अगर हमें लिमिट चेक करना हो किसी पॉइंट पे लिमिट फंक्शन का, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो, अगर जैसा कि जब मैं एग्जिस्टेंस समझा रहा था आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कि कब लिमिट एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता है, तो आपने देखा था कि अगर आप श्योर हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर श्योर है कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस पॉइंट पे जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वही लिमिटिंग वैल्यू होगा। जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ जो है ब्रेक नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, ऐसे कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं पे भी अपने पेन को उठाया नहीं और ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर कहीं पे पेन उठाना पड़ जा रहा है ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब अगर कोई कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, जैसे मैंने रैंडमली ये कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ये कॉन्टिन्यूअस, अब मैं किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट चेक करूंगा, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहा हूँ, से पी पॉइंट पे, से ये पी पॉइंट इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट एल है। अब मैं इस पी पॉइंट की तरफ चाहे लेफ्ट से आऊँ या पी पॉइंट की तरफ राइट से आऊँ, इधर से जाएंगे तब भी हम पी पे ही पहुँचेंगे, इधर से जाएंगे तब भी हम पी पे ही पहुँचेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो कहीं और पहुंचने के कोई चांसेस ही नहीं है, आप इसी ट्रैक पे चलोगे। लिमिट चेक करने का मतलब है कि जो आपको कर्व गिवन है, जो ग्राफ गिवन है, यही ग्राफ आपका ट्रैक है, पाथ है, इसी पे चलना है आपको। तो अगर इस पाथ पे आप चल रहे हो तो चाहे पी के लेफ्ट से चल कर आओ या पी के राइट से चल कर आओ, पहुंचना तो आपको पी पे ही है और कहीं आप जा ही नहीं सकते। यानी आपको लिमिट मिलेगा ही मिलेगा। और लिमिट क्या मिलेगा, जो पी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट है यानी एल। तो हम सीधा देख के कह देंगे कि जो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स है, अगर ये ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स ये एल के इक्वल है। क्लियर सभी को। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर किसी भी पॉइंट पे लिमिट वही हो जाती है जो उस पॉइंट पे ओरिजिनल वैल्यू होता है। पी पॉइंट पे एक्चुअली फंक्शन का ओरिजिनल वैल्यू भी एल है। एफ ऑफ ए भी अगर हम चेक करेंगे तो एफ ऑफ ए भी एल ही है, तो ओरिजिनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाता है। तो हम x की जगह पे डायरेक्टली ये रख देंगे, जो एफ ऑफ ए मिलेगा वही लिमिट हो जाए। कब, जब हम श्योर हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा किसी फंक्शन को देखकर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में अब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे कि हमें कैसे पता लगता है कि फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो पहले मैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले तो कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं ये सारे लिखेंगे आप। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस
polynomial functions are always continuous. Polynomial functions are always, कोई भी पॉलिनोमियल हो चाहे किसी भी डिग्री का हो, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट? तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब आते हैं उसके बाद रैशनल फंक्शंस पे। रैशनल फंक्शंस किसको बोलते हैं? दो पॉलिनोमियल के रेशियो को। अगर दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो रैशनल फंक्शंस भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सिर्फ उस पॉइंट पे रैशनल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हम कहेंगे कि रैशनल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। डोमेन का मतलब है कि जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, जहां पे वैल्यू मिल रहा है, उन पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे डिफाइंड नहीं है। और कहां पे डिफाइंड नहीं होगा रैशनल फंक्शन? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। तो लिख लीजिए, रैशनल फंक्शंस are continuous in their respective domains। सारे रैशनल फंक्शन अपने अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। जो उनका डोमेन होगा उन सारे पॉइंट पे रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और डोमेन क्या होगा रैशनल फंक्शन का? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट डोमेन में नहीं आएंगे, बाकी सारे पॉइंट डोमेन में होंगे। यानी बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ जिस जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर ये बात? और ये बातें आपको याद भी रखनी इसलिए भी कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कॉन्टिन्यूटी है, तो समझो आपका नेक्स्ट चैप्टर भी साथ साथ चल रहा है। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले कि कब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी भी साथ साथ आपकी चल रही है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स are always continuous। are always continuous। इनका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस चलता है। tan x एंड secant x, जैसा कि आपको मालूम है tan एंड secant ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होते। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन पे tan और secant डिफाइन नहीं होते, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे इनका ग्राफ ब्रेक होता है, डिफाइन नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो tan x एंड secant x are continuous for all x belonging to R except 2n plus 1 pi by 2। तो लिख लो, tan x and secant x are continuous for all x belonging to R except 2n plus 1 pi by 2। n is any integer। 2n plus 1 pi by 2 का क्या मतलब है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे tan x एंड कॉन्टिन्यूस है। ऑब्वियसली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। cot x एंड कोसिकेंट x, cot x एंड कोसिकेंट x, ये मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होते। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन पे कॉट एंड कोसिकेंट डिफाइन नहीं होते। यानी इन पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो cot x एंड कोसिकेंट x आर कॉन्टिन्यूस
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एन पाई, मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस। अगेन एन इज एनी इंटीजर। मतलब ये जहाँ जहाँ भी डिफाइंड हैं, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जहाँ जहाँ भी डिफाइंड है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस हैं। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होंगे जहाँ ये डिफाइंड ही नहीं है, मतलब जहाँ पे इनकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होंगे। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन। कोई भी लॉग वाला फंक्शन है वो भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा, यानी जो वहाँ पे डिफाइंड है वहाँ पे कॉन्टिन्यू। और जब आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है, जिस क्वांटिटी का हम लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइंड होता है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं जो पावर के फॉर्म में होगा, ऐसा 2 raised to x, 3 raised to x, इस तरह के फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो पहले लिख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन are always continuous। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसमें बेस पॉजिटिव नंबर होगा कोई, यानी पॉजिटिव कांस्टेंट, और पावर वेरिएबल होगा। जैसे आपने कहा 2 raised to x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 raised to x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इनकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। जो भी इनका डोमेन है, यानी जहाँ पे डोमेन का मतलब जहाँ पे ये डिफाइंड है, जहाँ भी ये डिफाइंड है अपने डोमेन के अंदर ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। बोलो क्लियर। इसी तरह से मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसे ही लिख लो। मॉडुलस फंक्शन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिख। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। ये तो हो गया, सारे स्टैंडर्ड फंक्शन इसमें आ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आपने देखा ही है पिछले 2 क्लासेस में, और आपने देखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जहाँ जहाँ डिफाइंड होते हैं वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब उनका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। जहाँ पे डिफाइंड नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, जैसे सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता। इनके 2 ब्रांचेस होते हैं, -1 और 1 के बीच में कोई ब्रांच नहीं होता है, एक ब्रांच -1 के नीचे होता है, एक 1 के आगे होता है। तो जहाँ जहाँ भी डिफाइंड है वहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो लिख लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगला पॉइंट लिख लोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, आर कॉन्टिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। देन आपने देखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने लास्ट क्लास में भी इनका ग्राफ ड्रॉ किया था, पहले भी ड्रॉ किया हुआ कई बार। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ये इंटीजर्स पे ब्रेक होते हैं, यानी सारे इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, बाकी सारे पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी इनका ग्राफ ब्रेक होता है सारे इंटीजर्स पे। आर डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक,
ये तो हो गए हमारे सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस इसमें कवर हो गए। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे सारे ही स्टैंडर्ड फंक्शंस अपने अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस हैं। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर्स पे डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। बाकी सारे पॉइंट बाकी सारे फंक्शन अपने अपने डोमेन के अंदर कॉन्टीन्यूअस हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखो कि अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, दो या दो से ज़्यादा, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो, कंपोजिट कुछ भी ले लें, सम ले लें, उनका डिफरेंस ले लें, प्रोडक्ट ले लें, रेशियो ले लें या कंपोजिट ले लें, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ये सब कॉन्टीन्यूअस होंगे जहाँ जहाँ भी डिफाइंड होंगे। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो सकते हैं जहाँ पे डिफाइंड ही ना हो। जैसे अगर मान लो आप एफ ओवर जी ले रहे हो, दो फंक्शंस का रेशियो ले रहे हो, तो ऑब्वियसली जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा। एफ ओवर जी में अगर जी जीरो हो गया, नीचे वाला जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे सिर्फ डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस के सारे अल्जेब्रिक कॉम्बिनेशंस कॉन्टीन्यूअस होते हैं। मतलब ये कि उनका सम ले लूँ, डिफरेंस ले लूँ, प्रोडक्ट ले लूँ, रेशियो ले लूँ, वो कॉन्टीन्यूअस ही बनेगा। तो लिख लीजिए द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो एंड कंपोजिट। The sum, difference, product, ratio and composite of any two continuous functions are continuous whenever defined, का मतलब आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। सारे अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हैं, जहां भी डिफाइंड होंगे वहां पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो आर कॉन्टिन्यूअस वेन एवर डिफाइंड। क्लियर? और इसीलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की अगर लिमिट चेक कर रहे हो, अगर अब आपको पता चल जाएगा देख के कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो सीधी बात दिमाग में बिठा लो कि ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस हैं अपने अपने डोमेन में। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट डिसकॉन्टिन्यूअस है इंटीजर्स पे, बाकी सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं जहाँ भी इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, और इनकी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या करें कि सीधी सीधी वैल्यू रख के चेक कर लें। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो जो वैल्यू आ रहा है वही लिमिट है। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जो ओरिजिनल वैल्यू आता है वही लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये लिमिट चेक करना हो, से हमें लिमिट चेक करना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 1 ओवर cos पाई ओवर x माइनस साइन प्लस साइन पाई ओवर 2x माइनस log x विद द बेस 3 बल्कि माइनस 2 टाइम्स log x विद द बेस। अब जैसे ये लिमिट हमें चेक करना है, x अप्रोचिंग टू 3 पे पूछा गया कि ये लिमिट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कई डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। इसमें हमें साइन दिखाई दे रहा है, कॉस दिखाई दे रहा है, लॉग दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है 2x, पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है x² माइनस 7x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है। और ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ऑल दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो, वो कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही है सारे। दैट मीन्स हम श्योर हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। हमें क्या करना है, सिर्फ 3 पे वैल्यू चेक कर देंगे। अगर 3 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो वही लिमिट है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम आगे की बात करेंगे कि फिर क्या करेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट वही लिमिट है। अब इसमें हम सीधा x को 3 रख देंगे। x को 3 रख के देखो तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 इंटू 3 हो गया 21, 2 हो गया 8 माइनस 1, नीचे हो गया cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 हो गया हाफ, फिर हो गया sin पाई बाई 6, वो भी हाफ, देन 2
टाइम्स log 3 विद द बेस 3, log 3 विद द बेस 3 1 हो जाएगा, log ऑफ 3 विद द बेस 3 ये 1 हो जाएगा। क्या बना अब ये ऊपर बन गया ये 9 8 17 माइनस 22, नीचे हाफ एंड हाफ 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो आंसर 5 आ रहा है। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो यही लिमिट है। क्लियर? जैसे एक आप चेक कर लें, लिखिए क्वेश्चन, लिमिट x approaching to pi over 2 3 cos x minus 4 sin x over 5 tan x over 2 minus 6 cot x over 2, ये लिमिट फाइंड करो। x को पाई बाई 2 रखता हूँ तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0, sin पाई बाई 2 हो जाएगा 1, नीचे x को पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा 1, cot पाई बाई 4 भी 1, तो न्यूमरेटर पे -4, डिनोमिनेटर पे -1, तो आंसर हो गया 4। क्लियर सभी को? लेकिन ये तो लिमिट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सबसे आसान वाला लिमिट है वो ये है कि हम सीधी सीधी वैल्यू रख पा रहे हैं अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सीधी सीधी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट ही कर जाए। तो क्या करेंगे, अगर मान लो हमने वैल्यू रखा लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर वैल्यू आ रहा हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, या इसे हम मीनिंगलेस फॉर्म्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर 7 फॉर्म ऐसी हैं, 7 फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या मीनिंगलेस फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट इसलिए कहते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिटर्मिन नहीं की जा सकती, लिमिट के फॉर्म में वैल्यू लिखते हैं, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, फिक्स्ड वैल्यू, वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है और ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब है। ओरिजिनल वैल्यू जो फंक्शन में सीधा x की जगह पे पॉइंट रख के वैल्यू मिलती है वो ओरिजिनल वैल्यू है। और लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो लिमिट में हम टेंडेंसी देखते हैं। अगर हमें a पे लिमिट चेक करना है तो हम ये देखते हैं कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस क्वान्टिटी की तरफ जा रहा है। तो कुछ फॉर्म्स, कुछ क्या बल्कि एग्जैक्टली 7, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, एग्जैक्टली 7 फॉर्म्स ऐसी हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। कौन कौन से 7 फॉर्म है पहले आपको वो दिमाग में रखना है। तो ये जो 7 फॉर्म है जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं, पहला फॉर्म है 0 ओवर 0। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहा हो, ध्यान दें यहाँ जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रोचिंग नंबर है। जैसे मैं 0 लिख रहा हूँ तो 0 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोचिंग 0 है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। और एग्जैक्ट और अप्रोचिंग का क्या मतलब है, जब मैंने ये लिमिट शुरू किया था तभी बताया था। जैसे हम ये लिखते हैं कि x इज अप्रोचिंग टू 3 और x इज इक्वल टू 3, ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। जब हम x इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं तो x एग्जैक्टली 3 है, हमें पता है कि x की क्या वैल्यू है। लेकिन जब हम x इज अप्रोचिंग टू 3 कर रहे हैं तो फिर x की वैल्यू हमें नहीं पता है कि x एग्जैक्टली क्या है, हमें सिर्फ ये पता है कि x 3 के बहुत क्लोज है। और बहुत क्लोज का मतलब जितना क्लोज हम रह सकते हैं, जितना क्लोज इमेजिन कर सकते हैं कर लें, 3 नहीं है, आइदर 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। राइट, क्लियर ये बात? तो यहाँ जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के अंदर, ये सारे अप्रोचिंग नंबर हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हो
तो फॉर्म मीनिंगलेस हो जाता है। ये मीनिंगलेस फॉर्म कहलाता है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी, तो फॉर्म मीनिंगलेस हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है। जब मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ तो साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी हो, जैसे माइनस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी होगा तब भी मीनिंगलेस है, या इन्फिनिटी ओवर माइनस इन्फिनिटी होगा, एक इन्फिनिटी है दूसरा माइनस इन्फिनिटी है तब भी मीनिंगलेस होगा, दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी है तब भी मीनिंगलेस है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है और दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, दो क्वांटिटी का डिफरेंस है और दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो फॉर्म मीनिंगलेस होगा, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। नेक्स्ट, जीरो इंटू इन्फिनिटी, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है जिनमें से एक जीरो को अप्रोच कर रहा है और दूसरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो प्रोडक्ट मीनिंगलेस होगा। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जिनमें एक जीरो को जा रहा हो और दूसरा इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो प्रोडक्ट मीनिंगलेस होगा। अब जैसे यहीं पे एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, जैसे एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट है, एक जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है दूसरा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फॉर्म मीनिंगलेस है। लेकिन अगर इनमें से कोई एग्जैक्टली जीरो हो जाए तब तो प्रोडक्ट जीरो है। कोई भी एक अगर एग्जैक्टली जीरो हो गया तो फिर प्रोडक्ट जीरो है, चूंकि जीरो को फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बनेगा। तो अगर एग्जैक्ट जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लिखोगे तो वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एक जीरो को अप्रोच कर रहा है दूसरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो प्रोडक्ट मीनिंगलेस है। नेक्स्ट, जीरो रेस टू जीरो, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और बेस एंड पावर दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, बेस भी जीरो को अप्रोच कर रहा है पावर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फॉर्म मीनिंगलेस है। इन्फिनिटी रेस टू जीरो, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है पावर जीरो को अप्रोच कर रहा है, बेस इन्फिनिटी पावर जीरो, मीनिंगलेस है। और लास्ट, वन रेस टू इन्फिनिटी, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस वन को अप्रोच कर रहा है बट पावर इनफाइनाइट है। जब मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, जहीं कहीं पे भी जो मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो अगर बेस एग्जैक्टली वन नहीं है, अप्रोचिंग वन है और पावर इनफाइनाइट है, तो फॉर्म मीनिंगलेस है। लेकिन अगर बेस एग्जैक्टली वन हो जाए, फिर पावर चाहे कुछ भी हो वैल्यू वन ही बनेगा। जैसे वन रेस टू एनी नंबर लिखोगे ये वन ही होना है, अगर बेस एग्जैक्टली वन है, एक्स की जगह पे कोई भी नंबर डाल दूं ये वन ही बनेगा। लेकिन अगर बेस एग्जैक्टली वन नहीं है, हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वन है, वन को अप्रोच कर रहा है, वन के आसपास है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो फिर हम कहेंगे कि वन रेस टू इन्फिनिटी मीनिंगलेस है। क्लियर हो गया ये? तो ये 7 फॉर्म हैं जो मीनिंगलेस फॉर्म कहलाती है। एग्जैक्टली यही 7 फॉर्म्स हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। ये 7 ऐसी फॉर्म हैं जो मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। क्लियर? अब हम आते हैं कि अगर हम लिमिट चेक करने के दौरान हमारा फॉर्म इनडिटर्मिनेट हो जाए, यानी 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए या इन्फिनिटी माइनस, इनमें से कोई हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो तब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा फॉर्म मीनिंगलेस हो जाता है तो हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का कुछ भी लगाना पड़े आप लगाइए। जैसे आप मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन जानते हैं, रेशनलाइजेशन जानते हैं, तो अगर मान लो आपको लगता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके हम इसमें कुछ फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर मान लो रैशनल फंक्शन है तो पहले आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, अगर कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है उसको कैंसिल कर दो। हो सकता है कॉमन फैक्टर निकालने के बाद वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से मीनिंगलेस फॉर्म से मीनिंगफुल फॉर्म बन जाए, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए। तो एक्चुअली हमारा काम क्या होता है कि हम सिंप्लीफाई करके जो ट्रबल फैक्टर है जिसकी वजह से फॉर्म मीनिंगलेस हो रहा था, इनडिटर्मिनेट हो रहा था, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर लगता है कि फैक्टराइज करके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कुछ फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं, तो पहले फैक्टराइज करेंगे, कुछ फैक्टर कैंसिल करेंगे, कैंसिल होने के बाद अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो जो वैल्यू मिल रहा है वही लिमिट है। इसी तरह से अगर मान लो रूट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि रेशनलाइज करने के बाद कट जाएंगी कुछ चीज़ें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो रेशनलाइज कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से जो भी कैंसिल आउट कर सकते हो उसको कैंसिल आउट कर लो। उसके बाद देखो कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फॉर्म मीनिंगलेस से मीनिंगफुल फॉर्म में आ गया है, इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया है, तो फिर आप वैल्यू रख दो, लिमिट मिल जाएगा।
तो फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, रैशनलाइजेशन लगा सकते हो, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो। आप बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ चुके, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके अलजेब्रा के अंदर, उनमें से कोई लगा के अगर लगता है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा तो सिंप्लीफाई कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो इन शॉर्ट आपका काम यह है कि अगर फॉर्म इनडिटर्मिनेट बने तो पहले उस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंपल हम बना सकते हैं सिंपल बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लें उसको। अगर किसी और फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लो, और उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर बनाने की कोशिश करो। अगर कुछ कॉमन फैक्टर बन जाता है तो जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट कर दो, देन वैल्यू चेक करो। फिर अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वही लिमिट है। क्लियर हुआ जो मैं बात बोल रहा हूँ? तो जैसे मैं अब एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से शुरू करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। लिखिए क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये लिमिट चेक करो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हो गया? बोलिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, हम देख रहे हैं कि x को 3 रखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आप x को 3 रखते हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो अब वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। क्योंकि अब अगर मैं इसमें x की जगह पे 3 रखता हूँ तो ऊपर 3 प्लस 3 आएगा और नीचे 3 माइनस 1 आएगा, तो 6/2 आंसर 3 हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अनंत नानकी, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x रेज टू 4 माइनस 16 ओवर x क्यूब माइनस 8, ये लिमिट फाइंड कर। देखो इसको सिंपली फैक्टराइज करो ना, इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 एक्स रेज टू 4 माइनस 16 को आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब माइनस 8 को आप एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, फॉर्मूला लगाओ ऊपर ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा होगा।
कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें नीचे, तो नीचे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है उसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फर्दर फैक्टराइज किया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो ये कॉमन फैक्टर बन गया और ये गया। तो हमारा काम ये होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर बना दे, और वो जो कॉमन फैक्टर होता है वही ट्रबल फैक्टर होता है, उसी से परेशानी हो रही होती है। यही ज़ीरो बन रहा है, एक्स को 2 रखने पे यही वाला फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे ज़ीरो बन रहा था। तो इस फैक्टर को हमने हटा दिया जिससे हमें परेशानी थी। जब ये हट गया, अब एक्स की जगह पे 2 रख दो। तो अब जब आप एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो पहला ब्रैकेट बनेगा 8, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 4, और नीचे एक्स को 2 रखोगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आएगा। तो आंसर हो गया 8/3। चेक करें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट x approaching to 5, x approaching to 5, 1 over x minus 5 minus 10 over x square minus 25, ये लिमिट फाइंड। 1 over x minus 5 minus 10 over x square minus 25। चेक करते हैं इसको। यह लिमिट x अप्रोचिंग टू 5, अभी फ़िलहाल जो ये फॉर्म है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि जब x 5 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर दोनों जो टर्म हैं दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें। क्या है ये 1 over x माइनस 5 माइनस 10 over एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप फैक्टराइज करके x प्लस 5 एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को फैक्टराइज किया, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। अब ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 5। डिनोमिनेटर पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 5 माइनस 10। ऑब्वियसली एलसीएम लोगे तो एलसीएम एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बन रहा है, एक एक्स प्लस 5 हो जाएगा पहले के न्यूमरेटर पे, दूसरे के न्यूमरेटर पे 10 है ये। और अब देखें तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 5, ऊपर एक्स माइनस 5 और नीचे एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने का मतलब ऊपर सिर्फ 1 बचा। अब लिमिट रखेंगे तो ऊपर 1 नीचे 5 प्लस 5 10।
क्लियर? तो बहुत सिंपल था, इतना टाइम कैसे लगा देते तुम लोग? सिंप्लीफाई ही तो करना होता है। समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x approaching to 4, x approaching to 4, x square minus 16 over under root x plus 5 minus under root 2x plus 1, ये लिमिट फाइंड करो। x स्क्वायर माइनस 16 ओवर अंडर रूट x प्लस 5 माइनस, देखो जब आप x को, इसमें x को 4 रखते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर पे रूट दिख रहा है तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, यानी अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, इससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। जब भी आपको ऐसे रूट्स वगैरह दिखे तो क्या करना है कि जो रूट है, जो इरेशनल फैक्टर है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। माइनस है तो बीच में प्लस लिखकर ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या बना ये, अब देखो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये तो फैक्टराइज हो गया x प्लस 4 x माइनस 4, देन अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया न्यूमरेटर। नाउ डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर पे अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो पहला वाला x प्लस 5 हो जाएगा और दूसरा 2x प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आपने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो रूट हट जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? अब ये क्या बन रहा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, x प्लस 4 x माइनस 4 अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, नीचे देखो सिंप्लीफाई करो तो नीचे आ रहा है 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4। एक्चुअली डिनोमिनेटर बन रहा था 4 माइनस एक्स, उसमें से माइनस कॉमन लेकर x माइनस 4 लिख दिया ताकि ये x माइनस 4 जो हमारा ट्रबल फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए। इसी से हमें प्रॉब्लम है, और चूंकि इससे प्रॉब्लम है तो इसी को हटा दिया। इससे प्रॉब्लम क्यों है, चूंकि x को 4 रखने पे यही 0 बन रहा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे, तो इसको हमने हटा दिया। और अब जब x को 4 रखेंगे तो ऊपर एक तो बनेगा 8, देन एक बनेगा रूट 9 विच इज़ 3, फिर से रूट 9 यानी 3, और नीचे तो सारा कैंसिल हो गया तो सिर्फ माइनस 1 बचा है। 3 एंड 3 6 एंड 8 48, तो आंसर हो गया माइनस 48। चेक करें सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को, लिमिट x approaching to 2,
x माइनस 2 ओवर अंडर रूट 7 प्लस रूट 2x माइनस 3। इसको करो। तो इसमें भी हम सेम काम करने वाले हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर पे रूट दिख रहा है तो इस रूट को हटाएंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे इसे। तो माइनस साइन है तो बीच में प्लस साइन लेकर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 3 लेकर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से। अब क्या बन रहा है ये? लिमिट x अप्रोचिंग टू x माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस रूट 2x प्लस 3। अब डिनोमिनेटर पे क्या बन जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी। इसको आप a पढ़ रहे हो और 3 को आप b पढ़ रहे हो, तो a माइनस बी एंड देन a प्लस बी, राइट। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो रूट हटेगा 7 प्लस रूट 2x और फिर b का स्क्वायर लिखोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पे आपने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखा तो रूट हट गया एक, और बी स्क्वायर लिखा तो 9 बन गया। अब यह लिमिट x अप्रोचिंग टू x माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस रूट 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई। देखो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर में अब बन रहा है अंडर रूट 2x माइनस 2। 7 माइनस 9 इज माइनस 2। लेकिन अभी भी नीचे एक रूट दिख रहा है, तो फिर से इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी अब क्या कर रहे हैं? अंडर रूट 2x प्लस 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर? क्योंकि अभी भी एक रूट नीचे हमें दिख ही रहा है और वो जीरो बन रहा है। x को 2 रखने पे अभी भी डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। अगर x को 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो है, तो इसलिए फिर से रेशनलाइज कर रहे हैं इसको। और जब इसको दोबारा रेशनलाइज करेंगे अब, तो ये बनेगा अब लिमिट क्या बन जाएगा? ज़रा सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये बनेगा क्या हो रहा है अभी? अभी हो रहा है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 x माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस रूट 2x प्लस 3 देन अंडर रूट 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई। नीचे फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी ए प्लस बी एंड a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे तो 2x, b स्क्वायर करोगे तो 4। चेक करो सही है ये? डिनोमिनेटर पे a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर पे 2x माइनस 4 है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लो तो इस 2x माइनस 4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x माइनस 2। जो डिनोमिनेटर पे 2x माइनस 4 था उसे 2 कॉमन लेकर 2 टाइम्स x माइनस 2 कर दिया है। और अब आपका काम बन गया।
जो चाहते थे आप वो हो गया कि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, x-2 ये कैंसिल हो। तो हमारा काम यही होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे कुछ कॉमन फैक्टर बना लें और उसको कैंसिल कर दें। हो गया कैंसिल। अब हम इसमें अब चूंकि x को 2 रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जब x को 2 रखेंगे देखो क्या बनेगा। पहला बनेगा √7 प्लस √4 प्लस 3, फिर बनेगा √4 प्लस 2 और नीचे 2, x को 2 रखने पे। √4 2 होगा, 7 प्लस 2 9 होगा, तो 9 का √3 होगा। पहले ब्रैकेट में 3 प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 2 और नीचे 2, तो हो गया 6 4 2 12। चेक करो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिट x approaching to 6 x minus 6 over under root फिर अंडर रूट x प्लस 3 -2 और फिर -1, ये लिमिट फाइंड करो। x करते हैं इसको। तो सबसे पहले फिर वही देख रहे हैं कि अगर हम x को 6 रखते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाता है, और चूंकि दोनों 0 हो रहा है तो पहले रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे? अंडर रूट x प्लस 3 -2 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। चूंकि -1 था तो आपने +1 लिखकर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब जरा देखो ये क्या बन रहा है। x माइनस 6 अंडर रूट x प्लस 3 -2 प्लस 1। डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी। और जब a माइनस बी ए प्लस बी लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा एक, तो आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 3 -2। और फिर b का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 6, x माइनस 6 अंडर रूट x प्लस 3 -2 प्लस 1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास अब आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 3 -3। बट ये स्टिल 0/0 है, क्योंकि अगर हम x को 6 रखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अभी भी 0/0 ही बन रहा है। तो हम इसको फिर से रेशनलाइज कर रहे हैं। अंडर रूट x प्लस 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
अंडर रूट एक्स प्लस थ्री से। अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 6 x माइनस 6 अंडर रूट x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, देन अंडर रूट x प्लस 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई। नाउ जरा देखो डिनोमिनेटर में अब हो गया ये a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x प्लस 3 और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। डिनोमिनेटर पे आपने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हटा x प्लस 3 माइनस, और x प्लस 3 माइनस 9 इज इन फैक्ट x माइनस 6, तो ये x माइनस 6 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। x माइनस 6 को कैंसिल करने के बाद यही हमारा ट्रबल फैक्टर था, इसी से परेशानी थी हमें, इसको हमने हटा दिया। अब x को 6 रखो जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है, तो x को 6 रखेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर आएगा, देख लो, अंडर रूट 9 माइनस 2 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आएगा अंडर रूट 9 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में तो पूरा कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर हो गया 1। रूट 9 को लिखोगे 3, फिर 3 माइनस 2 1 का रूट 1, तो पहला ब्रैकेट 2 बन रहा है और दूसरा ब्रैकेट 6 बन रहा है ओवर 1, तो आंसर होगा इसका 12। बोलो क्लियर है ये सभी को? ठीक है। अनंत आवाज आ रही तुम्हें? नानकी आपका नेटवर्क गड़बड़ है लगता है, बीच बीच में आप गायब हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 अंडर रूट x प्लस 5 माइनस 3 ओवर अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4, ये फाइंड कर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 अंडर रूट x प्लस 5 माइनस 3 ओवर अंडर रूट 3x प्लस, नहीं हो रहा, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x को अगर 4 रखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 0 होगा। 4 रखने पे ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, 0 बाई 0 है, ये मीनिंगलेस है। बट हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लें, बट यहाँ रूट दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है, ऊपर भी रूट दिखाई दे रहा है, दो नीचे भी रूट दिखाई दे रहा है, तो दोनों को ही अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे, अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस 3 है, तो पहले इसको रेशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। ये हमारा न्यूमरेटर का पोर्शन हो गया। ऐसे ही सेम यही काम डिनोमिनेटर पे करेंगे। अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंडर रूट 3x प्लस 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर आपको दोनों जगह पे रूट दिखता हो, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो आपको दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर वाले को अलग, डिनोमिनेटर वाले को अलग। अभी तक जो हमने पिछले 2-3 प्रॉब्लम्स किए उसमें रूट सिर्फ डिनोमिनेटर पे आ रहा था, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे थे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहे थे। क्योंकि यहाँ रूट दोनों जगह पे, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। ऊपर वाले को अलग, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में अलग। ये बात क्लियर है सभी को? और अब इसको सिंप्लीफाई कर दो सिर्फ। ऊपर देखो,
ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस 9 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस 3। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया तो एक्स प्लस 5 माइनस 9। सेम यही नीचे भी करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 16 और नीचे हो गया अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देख लो x प्लस 5 माइनस 9 वो बनेगा x माइनस 4 ओवर अंडर रूट x प्लस 5 प्लस 3। डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 और नीचे हो जाएगा 3x। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इस वाले को, ये वाला, तो ये बनेगा 3x माइनस 12 और 3x माइनस 12 को आप 3 टाइम्स x माइनस 4 लिख सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे रेड से इनक्लोज किया है ये बन रहा था 3x माइनस 12, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया है तो x माइनस 4 हो गया और अब ये x माइनस 4 कैंसिल हो गया और यही परेशानी थी हमारी। इसको हटा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। x को 4 रख दो, x को 4 रखेंगे तो ऊपर देख लो आएगा अंडर रूट 16 विच इज़ 4, तो 4 प्लस 4 और नीचे आएगा अंडर रूट 9 विच इज़ 3, तो 3 प्लस 3 और एक 3 और भी है एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये वाला एक 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी है ये, तो बना कितना ये, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 6 इंटू 3 18, 2 से कैंसिल कर दो तो 4/9। दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x approaching to 1, x approaching to 1, x raised to 5 minus थ्री एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिमिट फाइंड। एक्स रेज टू 5 माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जीरो फॉर्म है, डिनोमिनेटर तो हम इजीली फैक्टराइज कर पाएंगे x प्लस 1 x माइनस 1, बट न्यूमरेटर का क्या करेंगे, 5 डिग्री का है तो फैक्टराइज करना तो हमारे लिए मुश्किल है। तो डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज हो गया x प्लस 1 x माइनस 1। न्यूमरेटर का क्या होगा, तो देखो x को 1 रखने पे न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, तो ये श्योर है कि न्यूमरेटर का भी एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x को a रखने पे वैल्यू 0 आती हो तो ये श्योर है कि उसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। तो ये श्योर है कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा न्यूमरेटर का। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो कुछ ना करें, आप सिंपली ऐसे डिवाइड कर दें, x माइनस 1 से न्यूमरेटर को ऐसे डिवाइड कर दें, सिंपल डिवीज़न जो आपने पहले की क्लासेस में सीखा होगा डिवाइड करना। तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं x रेज टू 5 माइनस 3x प्लस 2 को, डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा x4, ये हो गया x रेज टू 5 माइनस x4 माइनस प्लस, ये सबसे पहले तो x4 लिखोगे तो आएगा x5 माइनस x4, साइन बदलोगे माइनस प्लस तो आ गया x4 माइनस 3x प्लस 2
नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पे एक्स क्यूब, तो आएगा x4 माइनस एक्स क्यूब, फिर साइन बदलोगे तो माइनस प्लस, ये ख़त्म होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अगली बार लिखोगे एक्स स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन बदलोगे माइनस प्लस, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन एक्स लोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस, फिर साइन बदलोगे माइनस 2x प्लस 2, और लास्ट में माइनस 2 जब लेंगे तो माइनस 2x प्लस 2। देखो पूरा डिविजिबल हो गया। बोलो क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब हम x को 1 रख रहे हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर तो इजीली फैक्टराइज हो रहा था, उसको फैक्टराइज कर दिया x प्लस 1 x माइनस 1, बट चूंकि न्यूमरेटर 5 डिग्री का है तो आप सीधा फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। बट ये श्योर है कि x को 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, यानी न्यूमरेटर का एक फैक्टर तो x माइनस 1 ही रहेगा, और दूसरा फैक्टर ये आएगा जो डिवाइड करके आया। डिवाइड करके क्या आया, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 है, और दूसरा फैक्टर कोशेंट है जो डिवाइड करके कोशेंट आया। ये क्लियर है सभी को? और अब आप देखो तो x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। कैंसिल करने के बाद अब जब हम x को 1 रखेंगे तो ऊपर देख लो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2, x को 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे भी 2, तो लिमिट 1 है। बोलो क्लियर है सभी को ये? तो बाकी अब हम इसको आज नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही करते हैं। 1 मिनट रुकोगे तुम लोग, 1 मिनट